हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो आज का लेक्चर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट लेक्चर है थियरी में। तो इसमें पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से कुछ डेरिवेशंस देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे थे। तो मैंने होमवर्क दिया था आपको, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये होमवर्क था। तो एक बार चेक कर लेंगे इनके आंसर्स। मैं एक बार देख लेता हूँ कि यही पूछा है सब में। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी आसान सवाल है। टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2 आर सिचुएटेड इन द प्लेन लाइन परपेंडिकुलर टू AB एट डिस्टेंस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है अलग अलग एक्सेस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस AB। तो AB एक्सेस से देखेंगे तो m1 वाले की दूरी r1 है और m2 वाले की दूरी r2 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू m1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग m1 एंड m2। m1 से पास कर रही है अगर एक्सेस तो फिर m1 से दूरी उस एक्सेस की 0 हो जाएगी और m2 से दूरी हो जाएगी r1 प्लस r2। सॉरी, ये गलत लिखा है तो ये करेक्शन होगा यहाँ पर। मतलब वहाँ से दूरी हो जाएगी r1 प्लस r2, तो ये हो जाएगा m2 इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू m1 एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। मतलब ये वाली एक्सेस, एक तरीके से ये एक्सेस है, तो ये वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, ये पूरी दूरी हो गई r1 प्लस r2 m2 वाले की और m1 वाले की खुद की दूरी 0, तो m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m2 इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू m1 m2। तो m1 m2 से ही अगर पास कर रही होगी, m1 m2 से पास कर रही होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0, क्योंकि m1 m2 दोनों से उसकी दूरी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग m1 एंड m2। तो ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है इसका। तो m1 और m2 के बीच की दूरी मान लेते हैं l है, हमें पता है l की वैल्यू इज r1 प्लस r2। तो अगर m1 और m2 के बीच की दूरी l है तो m1 से दूरी जो हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, इट विल बी m2l अपॉन m1 प्लस m2, और m2 से दूरी जो हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, इट विल बी m1l अपॉन m1 प्लस m2। नाउ तो टोटल जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दिस एक्सेस, ये वाली एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m1 इंटू इसका स्क्वायर प्लस m2 इंटू इसका स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालना हमने सीखा है। तो m1 इंटू m2l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एलसीएम लिया, m1 m2 l न्यूमरेटर में कॉमन आया, बचा m1 प्लस m2, एक टर्म कैंसिल हुआ m1 प्लस m2 का, तो आंसर आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू सॉरी एल स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पर, एल स्क्वायर, हाँ, तो इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 2, 4 particles each of mass m are kept at the 4 corners of the square of edge A. Find the moment of inertia about a line perpendicular to the plane of the square and passing through center of the square. आसान सवाल है, इस तरीके का डायग्राम है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 मासेस हैं और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो सिंपल है, हर किसी की दूरी बराबर होगी। यहाँ से अगर देखेंगे परपेंडिकुलर दूरी इज a/√2, तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2ma स्क्वायर। तो दिस विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4 टाइम्स ma/√2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है। CD एक्सेस के अबाउट उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है, डायग्राम दिखा रखा है। तो अगर बिल्कुल लेफ्ट वाले m को देखें तो m की दूरी CD एक्सेस से 2a है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू 2a का होल स्क्वायर, प्लस 2m वाले की दूरी a है तो प्लस 2m इंटू a स्क्वायर, प्लस 3m वाले की दूरी 0 है तो 0, प्लस 4m वाले की दूरी है a तो हो जाएगा 4m इंटू a स्क्वायर। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 10ma स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू CD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे 3 मासेस रखे हुए हैं और हमें इस वाली एक्सेस के अबाउट पूछा हुआ है। तो खुद ये वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। ये 2 kg का मास की दूरी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर
प्लस 3 kg वाले की दूरी भी 1 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा यूनिट में रखेंगे, तो सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 kg आएगा, तो ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 kg मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम फॉर्म्ड बाय यूनिफॉर्म रॉड्स हैविंग मास m ईच। तो ये हर रॉड का मास m है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये प्लेट नहीं है, इसकी ये वाली साइड लेंथ L है, ये वाली साइड लेंथ B है, और हमें इस एक्सेस के अबाउट सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको पहले ये वाली रॉड का निकालना पड़ेगा, ये वाली रॉड और ये वाली रॉड का बराबर होगा, तो एक रॉड का निकाल के उसको डबल कर देंगे, क्योंकि दूरी ये b/2 होगी यहाँ से इसकी दूरी, और याली रॉड और याली रॉड का भी सेम होगा, तो इसका भी निकाल के डबल कर देंगे। तो याली रॉड देखें अगर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml² / 12 प्लस mb² / 4, और ये वाले का हो जाएगा mb² / 12 प्लस ml² / 4, क्योंकि ये दूरी l/2 हो जाएगी। तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आ रहा है 2/3 ml² प्लस 2/3 mb²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट O, मतलब सेंटर से पास होने वाले परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट। एक और पूछा उसने अबाउट PQ ये वाला, तो ये वाली एक्सेस के अबाउट भी पूछा हुआ है। तो इस एक्सेस के अबाउट खुद इस रॉड का तो 0 हो जाएगा, खुद ये वाली रॉड का 0 हो जाएगा, ये वाली रॉड के लिए कॉर्नर एक्सेस हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा mb²/3, और ये वाली रॉड के लिए भी ये कॉर्नर एक्सेस हो जाएगी, तो प्लस mb²/3, तो ये इन दोनों का आएगा। बची ये वाली रॉड के हर पॉइंट की दूरी यहां से अगर देखेंगे तो b है, हर पॉइंट की दूरी यहां से b है, तो हो जाएगा प्लस mb²। तो यहां पर जो टोटल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + 1/3 + 1/3, तो 1 + 2/3, तो 5/3 mb², 5/3 mb²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस, अबाउट PQ एक्सेस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखना आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आते हैं बेटा इस टाइप के सवाल काफ़ी। 10th में देखेंगे तो एक L शेप्ड रॉड है, और उस L शेप्ड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। L शेप्ड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है अबाउट एक एक्सेस दिखा रखी है उसने। तो ऐसे करके L शेप्ड रॉड है, और इसका ये वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। नाउ दोनों रॉड जो हैं वो बराबर लेंथ की हैं, L और L लेंथ की हैं, और दोनों का मास भी M और M है, हैविंग मास M ईच। तो मतलब ये रॉड L लेंथ की है, और ये वाली रॉड भी L लेंथ की है, और इस वाली रॉड का मास M है, और ये वाली रॉड का मास भी M है। तो हमें इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आसान सवाल है, देखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो पहले ये वाली एक्सेस का ये कॉर्नर एक्सेस, मतलब ये वाली रॉड का बिल्कुल कॉर्नर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, बिल्कुल कॉर्नर एक्सेस के अबाउट अगर याद हो आपको ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये वाली रॉड का निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली रॉड का निकालने के लिए आपको पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देंगे इसके पैरेलल एक्सेस आपको देखनी होगी, लेकिन पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। तो ये इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के प्लस md² करना पड़ेगा, वे d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सेस। अब ये दूरी जो है देखेंगे तो ये L, तो ये L/2, तो ये वाला गैप हो जाएगा √L² प्लस L²/4, √L² प्लस L²/4, विच विल बी इक्वल टू L√5/2। तो ये दूरी है बेटा L√5/2। तो इसके अबाउट ये वाली रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हो जाएगा ml²/12 ICM, ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा रहा हूँ, ICM प्लस md², तो 5 इंटू m इंटू 5L²/4, तो 12 LCM लिया, 1 प्लस 15, ये 15, 1 प्लस 15, क्योंकि 4 3 12, 5 3 15, तो 1 प्लस 15 इंटू ml², तो ये हो जाएगा 16, तो ये आ गया 4/3 ml²। तो 4/3 ml² हो गया ये वाली रॉड का इस कॉर्नर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ खुद इसका ml²/3 है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4 ml²
3 प्लस ml²/3, दिस विल बी इक्वल टू 5 ml²/3। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इस सिस्टम का याली एक्सेस के अबाउट जो है इट इज 5 ml²/3। ठीक है, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 11th इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कभी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एंड इट इज द क्वेश्चन इन विच वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। तो नेगेटिव मास का कंसेप्ट हमने सेंटर ऑफ मास में भी किया था, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हम यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव मास का कंसेप्ट ये है कि अगर किसी सिस्टम में से कोई पार्ट रिमूव कर दिया गया है तो जो रिमूव्ड पार्ट है उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जो रिमूव्ड पार्ट है उसकी जगह पे आप उतने ही वैल्यू का, जितना रिमूव्ड पार्ट है उतना पॉजिटिव मास और उतना ही नेगेटिव मास रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव मास पूरे बचे हुए पॉजिटिव मास के साथ मिलके एक बड़ा सिस्टम बना देगा और नेगेटिव मास का एक छोटा सिस्टम बन जाएगा। अब जो भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आप ये दो सिस्टम्स के लिए कैलकुलेट करिए, तो एक तरीके से वो दो सिस्टम्स बन जाएंगे एक सिंगल सिस्टम की जगह। जैसे कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11th में एक डिस्क है ऐसे करके, ये डिस्क है और ये डिस्क m मास r रेडियस की है। द मास ऑफ द रिमेनिंग, सॉरी इसका नहीं, रिमेनिंग का मतलब ये रिमूव किया है, इतना डिस्क रिमूव किया है r/3 रेडियस का, और रिमेनिंग का मास m दे रखा है। कभी क्वेश्चन में हो सकता है पहले का मास m दिया हो, कभी रिमेनिंग मास m हो सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसका। तो ये डिस्क है और इसका मास m है रिमेनिंग का एरिया हो जाएगा πr² माइनस πr/3 का स्क्वायर, r/3 का स्क्वायर हो जाएगा r²/9। तो रिमेनिंग का ये हो गया 8 πr²/9, इतने एरिया का मास है m। तो πr²/9 का मास हो जाएगा m/8। ये बड़ा सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया मैंने। तो ये जो रिमूव डिस्क है यहाँ उतना पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव मास रख दीजिए। तो ये प्लस m/8 और माइनस m/8, प्लस m/8 एंड माइनस m/8। तो प्लस m/8 वाला रिमेनिंग m के साथ मिलके एक बड़ी डिस्क बना देगा और माइनस m/8 एक छोटी डिस्क बन जाएगी। मतलब ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा एक तरीके से एक बड़ी डिस्क और एक छोटी डिस्क में। तो बड़ी डिस्क जो है उसका मास हो जाएगा m प्लस m/8, मतलब 9 m/8, और छोटी डिस्क का मास हो जाएगा माइनस m/8। तो ये इनका मास हो गया। तो हमें सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये बड़ी वाली डिस्क का अगर मैं निकालूं तो इट विल बी 9m/8 mr²/2, इट विल बी mr²/2। तो ये mr²/2 होगा ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 9m/8 इंटू r²/2। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट। अब ये एक्सिस इसके सेंटर से नहीं पास कर रही, वो यहाँ है, सच दैट इसके सेंटर और इसके बीच की दूरी है 2r/3, मतलब r माइनस r/3। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। अब ये नेगेटिव मास है तो यहाँ माइनस साइन पहले लगा देंगे, माइनस ये इसका मास जितना भी है तो ICM प्लस md² करना पड़ेगा। ICM हो जाएगा mr²/2 mr²/2 प्लस md², सॉरी mr/3 का होल स्क्वायर, mr²/2 प्लस md²। तो ये इस तरीके से हो जाएगा mr²/2 प्लस md², मतलब ICM प्लस md², याद हो अगर आपको। तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पर ये अगर देखेंगे तो ये आ रहा है, ये कितना है 9mr²/16। इसको करूँ तो ये माइनस साइन तो आएगा ही बाहर, यह आएगा LCM में आ जाएगा 8 9 8 72, 72 इंटू 2 ये हो जाएगा 144। तो डिनोमिनेटर में आ गया 144 mr² प्लस ये न्यूमरेटर में आएगा 4 mr² अपॉन 8 9 8 72। हाँ, तो ये इस तरीके से आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो माइनस 144 LCM लिया तो 1 प्लस 8 mr²। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी
माइनस 9 mr² बाई 144, थोड़ा कट हो रहा है आई थिंक। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 5 4 6, तो माइनस mr² बाई 16, तो ये आ रहा है माइनस mr² बाई 16। मतलब ये नेगेटिव मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, कहीं अगर मैंने कैलकुलेशन में गलती की है तो पॉइंट आउट करेंगे प्लीज़। तो ये पॉजिटिव, ये जो बड़ी डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और छोटी डिस्क का ये, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 9 mr² बाई 16 माइनस mr² बाई 16, तो ये हो जाएगा 8 mr² बाई 16, मतलब ये निकल के आ गया mr² बाई 2। ये हमेशा नहीं आएगा ऐसे mr² बाई 2, यहाँ पर लकीली आ रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे ज़रा ध्यान से, कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने। ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज़ कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी होती है, बहुत मिस्टेक होती है ऐसे क्वेश्चंस में। सबसे पहली मिस्टेक यूनिटरी मेथड लगाने में हो सकती है, फिर उसके बाद मास लेने में मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए ध्यान से करेंगे कभी ऐसे सवाल कि भाई टोटल एरिया जो है वो है, मतलब जितने में मास है वो है πr² माइनस πr² बाई 9, तो 8 πr² बाई 9 का मास हो गया m, तो πr² बाई 9 का मास हो गया m बाई 8, तो ये हो गया पॉजिटिव 9m बाई 8, नेगेटिव माइनस m बाई 8, तो 9m बाई 8 इंटू r² बाई 2, सही है, और माइनस m बाई 8 इंटू r² बाई 2 प्लस md², तो ये अगर देखेंगे तो 9 8 ज़ा 72, 144 mr² बाई 144 प्लस 4 mr² बाई 72, ठीक है, 1 प्लस 8 9, हाँ सही है। तो कैलकुलेशन ठीक दिख रही है, कहीं मिस्टेक हुई है तो बताएंगे। तो इस तरीके से ये नेगेटिव मास वाले क्वेश्चन इस तरीके से करना आना चाहिए बेटा। मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया आपको, ऐसे और क्वेश्चन हम आगे एनकाउंटर करेंगे, मतलब और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे। हमें नेगेटिव मास कंसेप्ट यूज़ करना आना चाहिए। जब किसी बड़े सिस्टम में से छोटा मास रिमूव किया गया है तो आपको टोटल बड़े सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर जो छोटा सिस्टम है वहाँ पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास दोनों रख देंगे, तो पॉजिटिव मास का एक बड़ा सिस्टम बन जाएगा, नेगेटिव मास का एक छोटा सिस्टम बन जाएगा। उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के नेगेटिव मास वाले का ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नाउ। तो ये इस तरीके से करना आना चाहिए बेटा। ये टेक्निक सीखी हमने नेगेटिव मास कंसेप्ट की। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको कराता हूँ स्पेशली, क्योंकि बहुत गलती करते हैं इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट्स। ये अगर देखेंगे, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। ये एक्सिस है जो कि कॉर्नर से पास कर रही है और थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इसके सब साइड लेंथ जो हैं वो एल के बराबर हैं, सब साइड लेंथ एल के बराबर हैं। आप एक बार पॉज करके, वीडियो पॉज करके ज़रा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करिए विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक मतलब स्क्वायर प्लेट में ही अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूं, जैसे ये हमने निकाला है वैसे पहले, फिर भी एक बार और देखेंगे। तो एल साइड लेंथ है, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट है ml² बाई 12। सिंपल है, ये आप इसको ऐसे ऐसी रॉड्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाई 12। ये वाली एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml² बाई 12, याद हो अगर आपको। और ये वाली एक्सिस के अबाउट हो जाता है ml² बाई 6, ये IZ के अबाउट हो जाता है ml² बाई 6। अगला है इसमें ये डायमीटर के अबाउट कितना होगा, तो डायमीटर के अबाउट निकालना है हमको, ये डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तरीका देखिए बेटा, मान लेते हैं डायमीटर एक्स एक्सिस है, तो ये दूसरा डायमीटर जो कि मतलब इसी स्क्वायर का दूसरा डायमीटर, सॉरी डायगोनल, डायमीटर नहीं डायगोनल, तो दूसरा डायगोनल जो है वो वाई एक्सिस बोला जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर की एक खासियत होती है कि स्क्वायर का ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी ये एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है दो डायगोनल्स के बीच का। तो अब आप देखेंगे, अगर तो इसको x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, दोनों डायगोनल्स को, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ, तो IZ कैन बी रिटन इक्वल टू IX प्लस IY।
अब बाई सिमेट्री आपको दिख रहा होगा, दोनों डायगोनल्स के अबाउट एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और आई जेड मुझे पता है, वो पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल चुका हूं। आई जेड इज एम एल स्क्वायर बाई 6, सो इट इज 2ix। तो आई एक्स की वैल्यू है एम एल स्क्वायर बाई 12। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल। अब मजे की बात क्या है, डायगोनल के अबाउट भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसी स्क्वायर प्लेट में अगर सवाल पूछा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। फॉर एग्जांपल सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है और थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, अगर इसको एक्स एक्सिस बोल दूं तो यहां से जो ये वाली एक्सिस होगी विच इज इंक्लाइंड एट थीटा फ्रॉम दिस, इसको मैं वाई एक्सिस बोल सकता हूं और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे आप, ये वाली और याली के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली और याली के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल अगर देखेंगे बेटा, अब आप देखें अगर, तो आप फिर से यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2ix। तो आई एक्स की वैल्यू सिंपली आई जेड बाई 2 हो जाएगी। फिर से क्यों 2ix लिखा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एग्जैक्टली सिमिलर एक्सिस हैं, मतलब ये सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और ये भी सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो दोनों के अबाउट एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो आई एक्स की वैल्यू भी एम एल स्क्वायर बाई 12 होगी। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, जो याद रखने वाली है, वो है कि अगर एक स्क्वायर प्लेट है तो सेंटर से पास होने वाली कोई भी एक्सिस हो इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, इन द प्लेन ऑफ द डिस्क कोई भी एक्सिस हो, हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है एम एल स्क्वायर बाई 12 अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट एंड इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट about all the axes its moment of inertia will be ml square by 12। ये याद रखेंगे बेटा। नाउ अब इसके बेसिस पे, ये जो मैंने आपको बताया, इसके बेसिस पे जरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ सेंटर से ये थीटा एंगल पे, सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पे जो ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस ऑब्वियसली पैरेलल हो गई, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये दोनों इससे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल हो गई। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है अभी एम एल स्क्वायर बाई 12 अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड इन द प्लेन ऑफ द सर्कुलर प्लेट इज एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 बेटा, तो ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गलती क्या होती है कि ठीक है ये सी एम है और ये ए है, तो हम लगाने की कोशिश करते हैं आई सी एम इज इक्वल टू आई ए, सॉरी आई ए इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, बिल्कुल लगा सकते हैं। आई सी एम की जगह लिख देते हैं एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस, बहुत बार गलती ये होती है आप डी की जगह यहाँ पर ये वाली दूरी ले लेते हैं विच इज़ जो आसानी से दिख रही है, ये डायगोनल का आधा, डायगोनल एल रूट 2 है तो ये एल बाई रूट 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं एम एल स्क्वायर बाई 2 और इसको बोल देते हैं कि ये 12 एल सी एम हो गया, तो 1 + 6 तो 7 एम एल स्क्वायर बाई 12। दिस इज रॉन्ग बेटा, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये क्यों रॉन्ग है, ज़रा इस बात को समझना है हमें डिटेल में। ये इसलिए रॉन्ग है बेटा क्योंकि ये जो मतलब आप दो पैरेलल एक्सिस के बीच कोई भी दूरी नहीं ले सकते, ओनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन बी टेकन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा बेटा, मतलब परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे यहाँ से, तो ये वाला डिस्टेंस डी के बराबर लेना होगा। ठीक है, आईसीएम की जगह एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखेंगे प्लस डिस्टेंस, लेकिन एल बाई रूट 2 नहीं होगा, वो ये वाली दूरी होगी। अब ये वाली दूरी है कितनी देखें, ये थीटा है 45 डिग्री, तो ये दूरी अगर देखेंगे तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा एल बाई रूट 2, ये हो जाएगा एल बाई रूट 2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 45 डिग्री। सो दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो यहाँ पर जो गलती होती है बेटा वो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं तो उन दो एक्सिस के बीच, उनमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन उन दो एक्सिस के बीच आपको जो मोमेंट ऑफ जो दूरी लेनी है वो मिनिमम दूरी लेनी है बेटा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ तो ये हमने देखा
कैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए अलग अलग सिस्टम्स। इसके अलावा कभी कभी ये पूछा जाता है, एक और एग्जांपल है कि ये रेक्टेंगल है बेटा, तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ये वाला साइड लेंथ फॉर एग्जांपल ए है और ये वाला साइड लेंथ फॉर एग्जांपल बी है। रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का एक साइड लेंथ ए है और एक साइड लेंथ बी है। तो अगर आपको याद हो, हमने ये वाली एक्सेस के अबाउट निकालना सीखा था, ये वाली एक्सेस के अबाउट, 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 ये वाली एक्सेस के अबाउट भी निकाल सकते हैं चाहे तो। ये वाली एक्सेस के अबाउट निकालने के लिए ये वाली प्लस ये वाली कर दीजिए, मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये वाली एक्सेस के अबाउट अगर मैं पूछूँ आपसे तो ये हो जाएगा एम एल एम बी स्क्वायर बाई 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 3, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये आसानी से लिख सकते हैं, ये पहले भी देखा हमने। खैर अभी हमें ये, मैं इन एक्सेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा फिलहाल, आई एम टॉकिंग अबाउट डायगनल। तो डायगनल के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो डायगनल के अबाउट निकालने के लिए यहाँ पर वो स्क्वायर की तरह आसान नहीं है। मतलब यहाँ आप स्क्वायर प्लेट की तरह जैसे आप बोल देंगे कि एक डायगनल ये है, एक डायगनल ये है, दोनों डायगनल के अबाउट सेम होगा, ये बात सही है, बट दीज डायगनल आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप आई जेड तो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे आई एक्स और आई वाई पता नहीं चलेगा बेटा आपको, क्योंकि आप यहाँ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम डायगनल्स पे लगा नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि दोनों डायगनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको डायगनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहाँ पर आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी। अगर याद हो, हमने एक ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था अबाउट वन ऑफ इट्स साइड। अगर सामने से परपेंडिकुलर लेंथ परपेंडिकुलर एच है तो इसके अबाउट होता है एम एच स्क्वायर बाई 6। ये हमने निकालना सीखा था अगर याद हो, तो उसकी मदद लेंगे बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस रेक्टेंगुलर प्लेट को दो स्क्वायर लेमिना का कॉम्बिनेशन इमेजिन कर लेंगे और इन दोनों स्क्वायर लेमिना से परपेंडिकुलर दूरी देखेंगे अगर, तो यहाँ से जो ये सामने वाले से जो परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। और सिमिलरली इसका भी जो ये परपेंडिकुलर दूरी होगी, ये दूरी तो सिमिलर ही होगी दोनों दूरियाँ। तो ये दूरी अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये दूरी निकालने के लिए ये वाला एंगल दिख रहा है हमको, ये वाला एंगल दिख रहा है, हाँ ये वाला एंगल दिख रहा है। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल इतना है कि tan थीटा इज b बाई ए। तो tan थीटा अगर b बाई ए है तो ये जो परपेंडिकुलर बेटा दिस इज एक्चुअली a साइन थीटा। तो ये वाली दूरी एक्चुअली a साइन थीटा है। तो ये दूरी अगर देखें तो tan थीटा इज एक्चुअली b बाई ए, tan थीटा इज b बाई ए। तो tan थीटा अगर b बाई ए है तो cos थीटा जो हो जाएगा, साइन थीटा जो हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच विल बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली जो साइड लेंथ हो गई वो हो गई a इंटू दिस। तो ये इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा m/2, मतलब पूरे का मास m है तो इतने का m/2 इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। इसका भी इतना ही होगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा m ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर देखेंगे, ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये टेक्निक देखिए कैसे कर रहे हैं हम, कैसे ट्रायंगुलर लेमिना की मदद से ये कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे करके करना आना चाहिए। कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में या नीट में पूछना बहुत मुश्किल है इस पर सवाल, एडवांस में पूछ सकता है बिल्कुल। तो ये करना आना चाहिए। चलिए, तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक फिनिश किया। अगला टॉपिक है हमारा टॉर्क। द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क। तो टॉर्क का आज इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और नेक्स्ट क्लास से ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे टॉर्क की। तो टॉर्क, सबसे पहली बात, व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क इज ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो टॉर्क इज कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल मोशन। तो कॉज ऑफ चेंज इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में चेंज कॉज करने का मतलब चेंज हो सकता है अगर, तो टॉर्क लग के ही हो सकता है। बट टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। टॉर्क जो है वो किसी फोर्स के द्वारा ही पैदा होगा, मतलब फोर्स लगेगी तभी टॉर्क पैदा होगा।
लेकिन हर फोर्स टॉर्क पैदा नहीं करेगी। तो टॉर्क कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इसको समझने के लिए बेटा थोड़ा सा एक सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे। इमेजिन करिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पार्टिकल है, यहाँ पर ये पार्टिकल है फॉर एग्जांपल। अब ये ओरिजिन से अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का, ठीक है। ओरिजिन से अगर आप देख रहे हैं इसको तो ये पोजीशन वेक्टर है। नाउ अगर इस पार्टिकल पर आप इधर धक्का लगाने लग गए आर वेक्टर की डायरेक्शन में, इसको मैं एफ पैरेलल बोल देता हूं। अगर आप आर वेक्टर की डायरेक्शन में धक्का लगाने लग गए तो इस धक्के की वजह से क्या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगी? तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा तो इस तरफ मोशन शुरू होगा, तो वो थोड़ी देर में आपको यहां कहीं दिखेगा। तो यहां कहीं दिखेगा तो आप देखेंगे तो आर वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, मतलब ये एंगल जो था पहले वही का वही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल विल नॉट चेंज, एंगल विल रिमेन सेम। हाँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बदल सकता है लेकिन एंगल नहीं बदलेगा। तो पैरेलल फोर्स जो है वो पोजीशन वेक्टर को ट्विस्ट नहीं कर रही है, वो उसकी लंबाई को बढ़ा या घटा सकती है लेकिन उसको ट्विस्ट नहीं कर सकती। तो ट्विस्ट करना है अगर तो फिर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स लगनी पड़ेगी कुछ। अब ये परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगी अगर देखेंगे तो इस फोर्स के द्वारा ये पार्टिकल थोड़ी देर में हमको दिखेगा कहीं यहाँ कहीं, मतलब अगर जस्ट थोड़ी देर में इमेजिन करूँ तो यहाँ कहीं। तो अगर आप देखेंगे तो एंगल बदल गया, जो आर वेक्टर का जो एंगल था वो चेंज हो गया, मतलब एक तरीके से पोजीशन वेक्टर ट्विस्ट हो गया। तो ये जो है पोजीशन वेक्टर की ट्विस्टिंग ये कॉज कर रही है एफ परपेंडिकुलर, और एफ पैरेलल कॉज नहीं कर रही थी। तो टॉर्क जो डिफाइन किया जाता है अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, अगर आप देखेंगे ध्यान से, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, टाउ वेक्टर इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। ये नोट करेंगे प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फोर्स और टॉर्क के बीच की रिलेशनशिप, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इज डिफाइंड एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर आप देखेंगे यहां से तो इसका मॉड जो हो जाएगा टॉर्क का वो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। या आप एक तरीके से टॉर्क बोल सकते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ भी बोल सकते हैं। ये मैंने वेक्टर में सिखाया है सब, साइन थीटा को इसके साथ क्लब वगैरह करके। जैसे मतलब एक तरीके से पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर। जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का जो पोजीशन वेक्टर है, तो उस पोजीशन वेक्टर के पैरेलल जो फोर्स का कंपोनेंट होगा इट विल प्रोड्यूस जीरो टॉर्क, वो जीरो टॉर्क पैदा करेगा। उस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी वो ट्विस्टिंग पैदा कर सकती है, तो दैट विल प्रोड्यूस टॉर्क। अब जितनी ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा ट्विस्टिंग पैदा होगा, अगर आप एफ सेम रखेंगे तो उतना ज्यादा ट्विस्टिंग एक तरीके से। अब ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं रियल लाइफ में भी बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से। तो इसके लिए इमेजिन करिए बेटा डोर, डोर को इमेजिन करिए, डोर हिंज्ड होता है, तो डोर को जरा आप धक्का लगाइए, अभी आपके आसपास डोर हो सकता है बिल्कुल। तो डोर ऐसे करके क्या होता है, डोर इस तरीके से हिंज्ड होता है, डोर यहां पर हिंज्ड होता है ये वाली एक्सिस के अबाउट, तो मतलब ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। तो इस डोर पर जरा धक्का लगाइए, तो अगर इस डोर पे आप इसके एक्सिस के नज़दीक धक्का लगाएंगे तो पहली बात किस डायरेक्शन में धक्का लगाना पड़ेगा ताकि इसमें ट्विस्टिंग कॉज हो, तो इसके परपेंडिकुलर धक्का लगाना पड़ेगा ऐसे करके। अगर आप ऐसे या ऐसे धक्का लगाएंगे तो फिर वो ट्विस्टिंग पैदा नहीं करता, ऐसे ऐसे धक्का लगाना पड़ता है, ये पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर धक्का लगाना पड़ता है, तो ये ट्विस्टिंग पैदा करता है। अगर आप एक्सिस के नज़दीक धक्का लगाएंगे और एक्सिस के दूर धक्का लगाएंगे तो ज़रा देखिए कि किस केस में ज़्यादा आसानी से डोर रोटेशन कॉज कर पा रहे हैं आप डोर का, कि किस केस में कम फोर्स लगा के रोटेशन कॉज हो पा रहा है, कि नज़दीक में
धक्का मार के या थोड़ा एक्सेस से दूर धक्का मार के। तो अगर देखेंगे आप ध्यान से तो आप एक्सेस से दूर जितनी दूर धक्का मारेंगे तो आपको उतना कम धक्का लगाना पड़ेगा सेम ट्विस्टिंग कॉज करने के लिए। जितना नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा दूर होंगे तो टॉर्क उतना बढ़ता जाएगा, टॉर्क उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये अच्छे से देखना आना चाहिए बेटा इस तरीके से कि टॉर्क को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये मैंने बात करी बेटा टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात की। दूसरा एक कभी कभी बहुत रेयरली एक कंसेप्ट आता है, वैसे ज़्यादातर बात टॉर्क अबाउट अ पॉइंट की होगी, लेकिन कभी कभी आ जाता है बेटा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो जैसे ये बॉडी है और ये उसकी रोटेशन एक्सिस है, इस बार एक सिंगल पॉइंट नहीं, हमें एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकती है और एक्सिस फिक्स्ड है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर से ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो इस पर जो आप फोर्स लगा सकते हैं बेटा उसके 3 कंपोनेंट्स आप तोड़ सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। नाउ ये वाली जो है this is F parallel to axis, this is the force which is parallel to axis, this is the force which is parallel to position vector and this is the force which is skew। अच्छा skew क्या होता है, ये वर्ड हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार सुन रहे हैं अगर, तो प्लीज़ इंटरनेट पे सर्च करिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड skew। तो स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं विच आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब जैसे मैं आपको ये 2 लाइनें दिखाऊं, ये 2 लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के, फिर ये 2 लाइनें दिखाऊं, ये 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। सवाल है ये 2 लाइनें, अब अगर आप देखेंगे तो ये 2 लाइनें ना तो पैरेलल हैं ना तो परपेंडिकुलर हैं। आप इनको परपेंडिकुलर भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, लेकिन पैरेलल भी नहीं है, तो ऐसी लाइनों को बोला जाता है बेटा स्क्यू लाइंस। तो यहाँ पर ये वाली फोर्स जो है इट इज पैरेलल टू एक्सिस, ये वाली फोर्स इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस, शॉर्टेस्ट पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस, एंड दिस इज स्क्यू फोर्स। अब ये इमेजिन करने के लिए आप फिर से दरवाजे का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। दरवाजे पर ज़रा धक्का मारिए, जो आपके आसपास कोई भी दरवाज़ा है तो उस पर अगर पैरेलल टू द एक्सिस धक्का मारेंगे तो फिर आप देखेंगे कोई रोटेशन कॉज नहीं हो पाएगा उससे। पोजीशन वेक्टर के अलोंग धक्का मारेंगे तो भी कोई रोटेशन कॉज नहीं होगा। इसमें रोटेशन तभी कॉज होगा जब आप स्क्यू धक्का मारेंगे। तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस की जो डेफिनेशन है बेटा, इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ स्क्यू। तो स्क्यू फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केवल स्क्यू फोर्स, मतलब स्क्यू फोर्स ही यहां पर टॉर्क पैदा कर सकती है। अब स्क्यू फोर्स क्या है ये इमेजिन करिए बेटा, यहां पर प्लीज अपने आसपास के एक दरवाजे पर धक्का मारिए, उससे आपको समझ में आएगा व्हाट इज एग्जैक्टली स्क्यू फोर्स। तो केवल स्क्यू फोर्स टॉर्क पैदा कर सकती हैं। पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो केवल परपेंडिकुलर फोर्स टॉर्क पैदा कर सकती है, पैरेलल फोर्स टॉर्क पैदा नहीं कर पाएगी। यहां पर पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर एज वेल एज पैरेलल टू एक्सिस रोटेशन टॉर्क पैदा नहीं कर पाएंगे, केवल स्क्यू फोर्सेस टॉर्क पैदा कर सकते हैं। तो यहां पर ये 2 हमने देखी चीजें, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर में कोई होमवर्क वगैरह नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्क को डिटेल में करेंगे और ज़्यादा। तो इतना समझेंगे बेटा, एक बार इमेजिन करेंगे, अपने आसपास के दरवाजे को थोड़ा धक्का देंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा ये टॉर्क का कंसेप्ट। ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हैं आप टॉर्क का कंसेप्ट समझने के लिए, वो जैसे नट खोलने के लिए की होती है, जैसे नट आपको खोलना होता है कोई, तो उसके लिए की होती है, तो की ऐसे करके आप फंसाते हैं और उसका ऐसे हैंडल होता है की का, तो ये फिर ऐसे इसको धक्का देते हैं तो इससे नट खुलता है। तो अगर आपको जितनी दूर धक्का देंगे उतनी आसानी से नट खुलेगा, जितने नज़दीक में धक्का देंगे, अगर आप धक्का मारेंगे बराबर मैग्नीट्यूड का तो इसके जितना नज़दीक मारेंगे उतना ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। ये भी टॉर्क पर ही बेस्ड है कि इसके अबाउट देखेंगे अगर, तो जितनी दूर फोर्स लग रही है उतना ज़्यादा टॉर्क को पैदा करेगी, तो उतना ट्विस्टिंग ज़्यादा आसानी से कॉज हो सकती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।